हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीबी शैली के एक बहुत ही फेमस वर्क अ डिफेंस ऑफ पोइट्री की। दोस्तों, इसी नाम का एक दूसरा वर्क भी है, अ डिफेंस ऑफ पोइजी। यहाँ पर पोइट्री है, अगर हम पोइट्री की जगह पोइजी कर देंगे तो वो फिलिप सिडनी का वर्क है। बहरहाल आपको ये ध्यान रखना है कि पीबी शैली का जो क्रिटिकल वर्क है वो डिफेंस ऑफ पोइट्री है। इस वर्क में पीबी शैली ने क्रिटिसिज्म को लेकर अपने कुछ विचार दिए हैं, अपने कुछ ओपिनियंस हैं जिसको हम इस वर्क में देखेंगे। और डिफेंस ऑफ पोइट्री को 1840 में पब्लिश किया गया था। ये एक क्रिटिकल एसे है। पीबी शैली ने इसको एक एसे की फॉर्म में लिखा था। 1821 में इसको कंपोज किया गया था, जबकि 1840 में इसको पब्लिश किया गया। यानी 1821 में लिखकर तैयार हो गया था और पीबी शैली की डेथ 1822 में इसकी डेथ हो जाती है। और फिर 1840 में इन्होंने कहा ना, आफ्टर शैली डेथ, यानी शैली की डेथ के बाद में। तो डेथ कब हुई थी? 1812 में, और ये वर्क पब्लिश हुआ 1840 में। क्लियर है आपको? आगे देखें, इस ऐसे में शैली ने जो पोइट्री की पावर है और जो पोइट्री को एक आर्ट फॉर्म के रूप में दिखाया गया है और पोइट्री की पावर की जो इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पर उसने बताया है। पीबी शैली का मानना था कि पोइट्री का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि पोइट्री इंसान की एग्जिस्टेंस के लिए भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप सिर्फ शायरी को सुने और उसको आप एंटरटेन कर लें, ये मतलब पोइट्री का नहीं है। बल्कि पोइट्री का क्या मतलब है? पोइट्री का ऐसे ही मतलब है जैसे इंसान का ज़िंदा रहना ज़रूरी है, इसी तरह पोइट्री का भी समाज के अंदर या दुनिया के अंदर रहना ज़रूरी है। क्योंकि शैली का मानना था कि पोइट्री का एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है, शायरी का, कविताओं का, पोइट्री का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी के ऊपर और इंसान की स्पिरिट के ऊपर। ह्यूमन स्पिरिट के अंदर एक बड़ा फ़र्क डाल देती है पोइट्री, और सोसाइटी के अंदर भी पोइट्री का एक बहुत ही अहम योगदान है। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है। शैली का मानना था कि शायरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, सिर्फ मज़े लेने के लिए नहीं होती, बल्कि पोइट्री का ज़िंदा रहना सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर इतना ही ज़रूरी है जितना कि इंसान का रहना ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको पीबी शैली ने डिस्कस किया है। हम कीवर्ड्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उसने कहा है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, ये तो आपको पता ही है कि पीबी शैली रोमांटिक एरा के हैं, और रोमांटिक एरा में इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, चाहे वो कीट्स हो, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हो, कोई भी हो। तो इमेजिनेशन, सबसे पहले पीबी शैली ने टर्म इस्तेमाल किया है इमेजिनेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक पोइट्री के अंदर सबसे पहले इंसान को इमेजिन करना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इमेजिन कैसे किया जाता है। और इमेजिनेशन का एक बहुत ही अहम रोल होता है पोइट्री को बनाने में। ठीक है, तो पोइट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? आपकी इमेजिनेशन। यहाँ पर पीबी शैली ने एक पोएट को अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर के रूप में देखा है ना? कौन होते हैं? खुद ही उसने क्लियर किया है। यानी पोएट वो लोग होते हैं जो कि सोसाइटी को शेप देते हैं। कैसे शेप देते हैं? कि इंसानों की इमोशंस को जगा कर, उनके आइडियाज़ को जगा कर और उनके अंदर नए नए विचार डेवलप कर कर जो शायर लोग होते हैं, जो पोइट लोग होते हैं, वो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी को शेप देने का काम करते हैं, एक आकार देते हैं, लोगों को जीने का तरीका सिखाते हैं, लोगों की इमोशंस को, उनकी भावनाओं को उभारते हैं शायर लोग, है ना? उनके आइडियाज़ को, जिनके आइडियाज़ सोए हुए हैं, वो कुछ सोच नहीं सकते, लेकिन जो शायर हैं, जो पोएट हैं, वो लोगों को सोचना सिखाते हैं, न्यू पर्सपेक्टिव, नए नए विचार करना सिखाते हैं।
क्लियर है ना आपको? तो पोएट क्या होते हैं? अनएक्नोलिज्ड लेजिस्लेटर्स, है ना। लेजिस्लेटर्स वैसे वकील को बोलते हैं, लेकिन आप याद रखें अनएक्नोलिज्ड लेजिस्लेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है पीबी शैली की। अगर आप क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो ये वर्ड आपको याद रखना है। तो शायर कौन लोग होते हैं? कि शायर सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि उनके इमोशंस को उभारते हैं, उनके अंदर आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, नए नए पर्सपेक्टिव से लोगों को सोचना सिखाते हैं और उनके अंदर एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन जगाते हैं, यानी लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा करते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट टर्म है इंस्पिरेशन का। इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा। देखें, शैली ने जो पोइटिक इंस्पिरेशन है उस पर भी बात की है। इंस्पिरेशन प्रेरणा, यानी जो पोएट होते हैं उनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, कहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है। तो शैली ने कहा कि जो शायर हैं वो कैसे होते हैं? डिवाइन और यूनिवर्सल ट्रूथ फ्लो, के पोएट के अंदर, शायर के अंदर, एक कवि के अंदर कुछ डिवाइन इंस्पिरेशन होती हैं, कुछ ऐसी इंस्पिरेशन होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। शायर कभी भी बायस नहीं होता, वो कभी भी सब्जेक्टिव होकर नहीं सोचता, बल्कि हमेशा शायर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है। जो सही है वो सही है, कभी भी बायस नहीं होता। वो ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि उसके अंदर एक डिवाइन इंस्पिरेशन होती है, खुदा की तरफ से उसके दिमाग में कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जिसको वो बयान करता है। आप जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ें, उसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे विचार जॉन मिल्टन ने उसके अंदर लिखे हैं। आप शेक्सपियर के प्लेस को पढ़ें, उसमें देखें। तो ये कह रहे हैं पीबी शैली कि जो पोएट होते हैं वो डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं, खुदा की तरफ से ही उनको इंस्पिरेशन मिलती है और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं। क्लियर है? और पीबी शैली ने जो ओरिजिन ऑफ पोइट्री है, जो पोइट्री की उत्पत्ति है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बिटवीन द पोएट एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, कि जो शायरी है वो कहाँ से बनती है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। पीबी शैली ने कहा कि शायरी पोएट और उसके आसपास जो कुछ भी चल रहा होता है वहीं से वो ओरिजिन हो जाती है। यानी कोई अलग से नहीं आती है पोइट्री कि कविता कुछ अलग से किसी पोएट ने रच दी, नहीं। पोएट एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, पोएट और उसके आसपास जो भी कुछ चल रहा होता है, चाहे वो दंगे चल रहे हों, चाहे वो अच्छाई खुशहाली चल रही हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में कुछ उथल पुथल मच रही हो, चाहे रिलीजन के अंदर कुछ हो रहा हो, कुछ भी अगर उसके आसपास हो रहा होता है तो शायर उसी के ऊपर अपनी शायरी को लिखता है। यही कविता की उत्पत्ति है, यही एक पोइट्री की ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से होती है? ओरिजिन वहीं से हो जाती है जहाँ भी पोएट रहता है, उसके आसपास को देखकर ही पोएट अपनी कविता को बना लेता है। लैंग्वेज एंड मीनिंग, पीबी शैली ने लैंग्वेज एंड मीनिंग की बात की है। इसमें क्या कहा? पीबी शैली ने कहा कि इस एस्से के अंदर ये बताया गया है कि पोइट्री की जो लैंग्वेज है, हाउ लैंग्वेज इन पोइट्री, कि पोइट्री के अंदर जब एक पोएट लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो क्या कह रहे हैं? गोज बियॉन्ड मेयर कम्युनिकेशन। तो पोइट्री की लैंग्वेज बियॉन्ड कम्युनिकेशन होती है। जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम नॉर्मली बातचीत करते हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था मैन टू मैन, है ना, कॉमन लैंग्वेज मैन टू मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि शायरी की भी वही लैंग्वेज है, वही ज़बान है जो कि मैन टू मैन, यानी एक आदमी से बात करता है। पीबी शैली कहते हैं कि पोएट्री की लैंग्वेज कैसी है? गोज बियॉन्ड मेयर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन ना हो बिल्कुल ऐसी कि जैसे बात कर रहे हो, बल्कि बियॉन्ड हो जाए, कम्युनिकेशन से कुछ हटकर लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज है यही एक मीडियम होती है किस चीज़ का? प्रोफाउंड इमोशंस, यानी जो हम अपने इमोशंस बताएंगे। एक शायर जब अपने इमोशंस को बताएगा, अपने थॉट प्रोसेस को बताएगा, अपने आइडियाज़ को बताएगा, तो उसको एक लैंग्वेज को चुनना होगा, एक भाषा को उसको लेना होगा, और वो लैंग्वेज कैसी हो? जो कि कम्युनिकेशन से थोड़ी सी आगे के स्तर पर हो, ऐसी लैंग्वेज उसको लेनी है। शैली का ये मानना था कि पोएट्स ज़बान का, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं,
क्या करने के लिए? आर्टिकुलेट इन एक्सप्रेसिबल एंड टच द कोर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी इंसानों के एक्सपीरियंस को टच करने के लिए, उनकी इमोशंस को, उनकी भावनाओं को, है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इंसान, एक शायर ये कोशिश करता है अपनी लैंग्वेज को इतना अच्छा बनाने की, वो कोशिश करता है ताकि वो अपनी लैंग्वेज से अपने ऑडियंस की जो एक हार्ट कोर है, उनके दिल की जो एक डोर है, वो उस पर अपना कब्जा कर ले। ठीक है, ये मतलब है लैंग्वेज का। क्लियर हो गया ना? लैंग्वेज एंड मीनिंग का क्या मतलब है? यहाँ पर पीबी शैली ने कहा कि पोइट्री के अंदर एक पोएट लैंग्वेज का यूज़ करता है, लेकिन जब वो लैंग्वेज का यूज़ करे तो वो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि कम्युनिकेशन ना लगे, नॉर्मली बात से थोड़ा सा ऊपर के लेवल की वो लैंग्वेज होनी चाहिए। और इस लैंग्वेज के मीडियम से ही, इस लैंग्वेज के थ्रू ही एक पोएट अपनी ऑडियंस को अपनी इमोशंस के बारे में बताता है। क्लियर हो गया? सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यहाँ पर क्या है? पीबी शैली यहाँ पर बताते हैं इस टर्म के अंदर, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, कि पोइट्री हैज़ द पावर टू रिफॉर्म एंड एलिवेट सोसाइटी बाय इंस्पायरिंग पीपल टू सीक हायर आइडियल्स एंड चैलेंज ओप्रेस सिस्टम। शैली ने यही कहा है, पोइट्री हैज़ द पावर, कि पोइट्री के अंदर वो पावर है, वो ताकत है, टू रिफॉर्म, कि वो समाज के अंदर एक सुधार पैदा कर सकती है, सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म ला सकती है एक पोइट्री, एंड एलिवेट सोसाइटी, और सोसाइटी को एलिवेट कर सकती है, सोसाइटी को आगे बढ़ा सकती है। क्या कर कर? बाय इंस्पायरिंग पीपल, लोगों को इंस्पायर कर कर, टू सीक हायर आइडियल्स, कि लोग जो हायर आइडियल्स हैं, जो अच्छे अच्छे आइडियल्स हैं, उनको लोग सीक मीन्स तलाश करना, कि लोग उनको तलाश करें, एंड चैलेंजेस ऑपरेसिव सिस्टम, और जो भी सिस्टम के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको तलाश करें, उनको यानी देखें कि क्या समाज के अंदर चैलेंजेस चल रहे हैं, क्या चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक इंसान सोचने लगे, ये ताकत होती है पोइट्री के अंदर है। ही व्यूज पोइट्री एज अ पोटेंशियल फॉर्स सोशल चेंज एंड द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, इंसान की बेटरमेंट के लिए भी शायरी काम करती है। तो यहाँ पर आप समझ गए ना क्या कहा उसने पीबी शैली ने? सोशल मीन्स सोसाइटी, यानी पोइट्री के अंदर एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ताकत है कि वो सोसाइटी के अंदर रिफॉर्मेशन ला सकती है, वो सोसाइटी के लेवल को ऊपर उठा सकती है, वो लोगों को हायर आइडियल्स यानी अच्छे आइडियल्स को खोजना बता सकती है, वो सिस्टम में चल रही बुराइयों के बारे में लोगों को सोचना बता सकती है, और वो पोएट्री इंसान के बेटरमेंट के लिए भी काम करती है। क्लियर हो गया? रोल ऑफ पोएट। अब पोएट का रोल क्या है वो आप थोड़ा देख लें। शैली एम्फेसिस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोएट्स टू बी द वैंगगार्ड ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस. They should strive to awaken the moral and intellectual sensibilities of society and contribute to its intellectual and spiritual growth. एक पोएट का सोसाइटी के अंदर यही रोल होता है और उसकी यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी यही जिम्मेदारी है ऑफ ट्रूथ, कि वो सच्चाई को हमेशा थामे रखे, जो सही हो हमेशा पोएट उसी की बात करे, ब्यूटी हमेशा ही वो समाज के अंदर जो खुशहाली ला सके उसी की बात करे। ब्यूटी मीन्स सुंदरता होता है, लेकिन यहाँ पर सुंदरता मतलब खुशहाली है ना, समाज के अंदर भाईचारा, इस तरह की चीज़ें, कि पोएट हमेशा सच्चाई की बात करे, ब्यूटी भाईचारे की बात करे, एंड गुडनेस और जो अच्छा हो उसी की बात करे। तो ये तीन जिम्मेदारी शैली ने एक पोएट की बताई है, ट्रुथ की बात करे, ब्यूटी की बात करे और गुडनेस की बात करे। और ये भी काम पोएट का है कि वो लोगों के अंदर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल जो कंसेप्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअलिटी है, वो लोगों के अंदर उनको उजागर करें, उनको प्रवोक करें, उभारें, है ना। लोगों की मोरालिटी, उसकी जो नैतिकता है, इंसानों की नैतिकता पर ध्यान दे, है ना। अच्छी बातें करे, बेहूदगी बातें ना करे पोएट, अच्छी अच्छी बातें करे, ताकि लोगों के अंदर एक मोरालिटी आए, सोचने समझने की क्षमता है।
इंटेलेक्चुअल सेंसिबिलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी की बात की जाए, जैसे कि क्लासिकल पोएट क्या करते थे, वो क्या करते थे, समाज के अंदर एक मोरालिटी लाने की कोशिश करते थे, एंड इंटेलेक्चुअल बातें क्या करते थे, जैसे कि आपका सुकरात हो गए, आपके प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ये लोग मोरालिटी की भी बात करते थे। प्लेटो को आप पढ़ें, प्लेटो बहुत ज़्यादा मोरालिटी के ऊपर फोकस करता है, और इंटेलेक्चुअल तो वो आप हैं ही, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। और पोएट का ये भी काम है कि वो लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी को भी डेवलप करे, है ना, स्पिरिचुअलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए, इंसानों के अंदर रूहानियत होनी चाहिए, ठीक है। एक तो मटेरियलिज्म होता है कि इंसान पैसा कमाए और खाए, ये सब चीज़ें दुनियादारी जो होती है, एक तो वो चीज़ हो गई मटेरियलिज्म, लेकिन एक स्पिरिचुअलिज्म भी होता है, यानी इंसान अपनी आत्मा के बारे में सोचे, वो जो खा रहा है वो हलाल है या हराम है, सही है या गलत है, जो वो काम कर रहा है वो काम सही है या गलत है, यानी ये स्पिरिचुअलिटी होती है ना। तो ये काम है पोएट का, ये रोल है पोएट का सोसाइटी के अंदर। क्या क्या रोल है उसका? सबसे पहले एक पोएट हमेशा सच्चाई वाली बात करे, भाईचारे वाली बात करे, और गुडनेस वाली बात करे। दूसरी चीज़ है कि वो सोसाइटी के अंदर मोरालिटी को जगाए, मोरालिटी लेकर आए, इंटेलेक्चुअली बात करे, ठीक है, और इसी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी इस समाज के अंदर लेकर आए, है ना, रूहानियत लेकर आए। लास्ट है इसका इमेजिनेशन एंड इम्पैथी, ठीक है। इमेजिनेशन हमने ऊपर पढ़ लिया है कि पोएट जो था वो इमेजिनेशन के थ्रू समाज के अंदर सुधार करते हैं, ठीक है। ये इस ऐसे में थॉमस हार्डी ने ये डिस्कस किया है कि किस तरह से पोएट्री इम्पैथी को फोस्टर करती है, क्या कर बाय अलाउइंग इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। दिस इम्पैथी according to Shelley contribute to a more compassionate and cohesive society, ठीक है। एक तो होता है सिंपैथी और एक होता है इम्पैथी। आप इसका मतलब भी सहानुभूति ले सकते हैं कि पोइट्री में क्या है कि समाज के अंदर एक सहानुभूति बनी रहती है। और यहाँ पर इन्होंने कहा भी है कि कंपैशनेट एंड कोहेसिव सोसाइटी, कि सिंपैथी का मतलब, इम्पैथी यानी सिंपैथी, कि इम्पैथी का मतलब यही है कि समाज के अंदर एक कंपैशनेट हो, भाईचारा हो, ठीक है, आपस में लोग मिल कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द कनेक्ट विद द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। और ये भी हो पोएट के अंदर या पोइट्री के अंदर कि इंडिविजुअल दूसरे लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें, कि मैं दूसरे लोगों की बातों को सुनूं, उनकी क्या मुश्किलें हैं, क्या उनके अंदर परेशानियां हैं, क्या मिजरीज़ हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से कनेक्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इंसान अपनी अपनी बातें करता रहे और दूसरे के बारे में वो ना सोचे। तो क्या रखना हमें, इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव तो होना ही है, लेकिन इम्पैथी, हमें दूसरों के दुख दर्द को भी बांटना है। A defense of poetry is considered one Shelley's most influential work of prose. शैली ने इसको प्रोज में लिखा था। शैली बेसिकली एक पोएट है, शायर हैं, लेकिन उन्होंने इस वर्क को प्रोज में लिखा था, ठीक है। और एंड इट कंटिन्यूज टू बी सेलिब्रेटेड फॉर इट्स इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ पोएट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन कल्चर। इट ऑल्सो हाईलाइट शैलीज फिलोसफिकल व्यू ऑन एस्थेटिक्स, पॉलिटिक्स एंड पोटेंशियल ऑफ आर्ट टू शेप द वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज़ हमने सारी ऊपर पढ़ी ली हैं कि डिफेंस ऑफ पोइट्री शैली का बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क रहा है, जिसको उसने प्रोज में लिखा है। और हमेशा ही डिफेंस ऑफ पोइट्री के अंदर पोइट्री यानी नेचर ऑफ पोइट्री को लेकर बातें हुई हैं, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है पोइट्री की इंसानों के लिए, उसकी भी बात इस वर्क में की गई है। और यहाँ पर इस वर्क में शैली की जो फिलोसफिकल व्यूज़ हैं, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं कि शैली किस तरह से इमेजिन करते हैं चीज़ों को। एस्थेटिक्स यानी जो सौंदर्य, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपकी आर्ट की जो एक ब्यूटीनेस है, उसकी बातें हैं। पॉलिटिक्स की बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन था शैली के क्रिटिसिज्म का। उम्मीद करते हैं कि आपको
आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।